नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो देखिए, आज पढ़ेंगे हम मौर्य वंश का अध्ययन कर रहे हैं और मौर्य वंश में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है अशोक। ठीक है, पिछले वीडियो में देखो हमने क्या क्या चीज पढ़ा है वो देखते हैं। पहले तो बिंदुसार पढ़ लिया है। ठीक है, ये बिंदुसार किसका बेटा है अगर आपको पता है तो यहाँ पे लिखता हूं, और उस व्यक्ति का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका बेटा कौन है? अशोक जी। ठीक है, अशोक है। वैसे अशोक के दो भाई और हैं। एक भाई का नाम मिलता है सुसीम। ठीक है, और एक भाई का वैसे तो 101 पुत्र है इस बिंदुसार के, लेकिन जिसका उल्लेख मिलता है उनकी बात करें। और एक का नाम है मेरे दोस्तों तिस्य। ठीक है, ये भाई है। अब देखो क्या होता है। अशोक का शासनकाल क्या है? 273 से 232 ईसा पूर्व। देखो ईसा पूर्व लगाना आपको, ठीक है ना, ईसा पूर्व यह शासनकाल मिलता है अशोक का। ठीक है, अब क्या बात करेंगे। सबसे पहले क्या आता है, आप कहीं भी जाते हो आपको क्या पूछते हैं लोग? आपके पिताजी का नाम क्या है? तो दोस्तों अशोक के पिता का क्या नाम, अगर आपको पता है तो कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में आप बाद में जरूर मुझे बताना। ठीक है, चंद्रगुप्त के पिता का नाम, अशोक के पिता का दोस्तों नाम मिलता है हमें बिंदुसार। क्या नाम मिलता है दोस्तों? बिंदुसार नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम था अशोक की? सुभद्रांगी नाम है। ठीक है, क्या नाम है? सुभद्रांगी है। इसे अन्य नामों से जाना जाता है, इसे कहते हैं वन देवी। क्या कहते हैं दोस्तों? वन देवी, यानी वनों की देवी। इसे कहते हैं दम्मा। क्या कहते हैं? दम्मा। ठीक है, इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं जनपद कल्याणी। क्या कहते हैं? जनपद कल्याणी। ये जो नाम है वो अशोक की माता के नाम है। क्या क्या नाम है? सुभद्रांगी, वन देवी, धम्मा, जनपद कल्याणी, ये नाम। ठीक है, आगे की बात करेंगे उससे पहले ये देखो कि अशोक ने क्या क्या काम किया है, सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अब देखिए, देखो दो महावंश है। देखो दो महाकाव्य हैं, अगर आपको पता है तो कौन कौन से हैं? भारत के महाकाव्य कौन कौन से हैं? भारत वाले महाकाव्य रामायण और महाभारत। और ये जो महाकाव्य हैं कौन कौन से? एक का नाम है दीपवंश। ठीक है, और एक का नाम है महावंश। ठीक है, ये जो दोनों दोस्तों ये जो महाकाव्य है, क्या ये महाकाव्य ये कहाँ के है? ये दोस्तों जो महाकाव्य है वो है श्रीलंका का। श्रीलंका के ये महाकाव्य। ठीक है, अब श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट करो। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ। तो इस श्रीलंका का प्राचीन नाम है दोस्तों सिंहली। क्या नाम है? सिंहली नाम है। और एक नाम इसका मिलता है सिलोन। ये जो तो प्राचीन नाम है श्रीलंका के। ठीक है, ये महाकाव्य। तो दीपवंश और इस महावंश में क्या कहा गया? देखिए, इस दीपवंश और महावंश में एक बात कही गई है कि अशोक ने क्या किया। देखिए, अशोक ने अपने क्या किया, मैं इसको रब कर रहा हूं, 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे प्राप्त की। 99 भाइयों की हत्या करके क्या प्राप्त की? गद्दी प्राप्त की। किस चीज की? गद्दी, यानी राजा बना, गद्दी प्राप्त की। यहां पर लिख रहा हूं, गद्दी प्राप्त की। ठीक है, देखो सबसे बड़ा पुत्र है उसका नाम है सुसीम। उन्होंने सुसीम को भी मारा। ठीक है, और एक व्यक्ति का नाम मिलता है, इनके भाई है, सगे भाई है, सुभद्रांगी का बेटा है और उसका नाम है तिस्य। तिस्य को भी मारा था, लेकिन वैसे तिस्य को नहीं मारा था, क्योंकि जो ये तिस्य था वो भोग विलास जीवन व्यतीत करता था। दूसरी बात करूं, जो तिस्य है वो राजा नहीं बनना चाहता था, वैसे घूमना चाहता था सिर्फ, तो इस कारण इन्होंने इसका वध नहीं किया। तो आगे क्या क्या बात मिलती है? इस सिर पे अशोक ने इसको नहीं मारा, इसको छोड़ा, सिर्फ इसको मारा नहीं, इसको नहीं मारा, और सभी का क्या कर दिया? वध कर दिया था, सभी को मार दिया। तो आगे सभी रूप से चर्चा करेंगे। शासनकाल 273 से 232 मिलता है, लेकिन क्या होता है 4 सालों का इस परिवार में क्या चलता है दोस्तों? 4 वर्ष का गृह युद्ध चलता है। 4 वर्ष का
क्या चला, गृह युद्ध, यानी घर में युद्ध चल गया भाइयों के बीच। तो इस कारण इसका जो राज्याभिषेक तो वैसे कब हुआ था, 259 में हुआ था, विधिवत रूप से 269 में हुआ था। ये 4 वर्षों का गैप इसलिए हो चुका है क्योंकि परिवार वालों को मारना था। ठीक है, तो इस प्रकार राजा अशोक बना। आगे की बात करेंगे, सभी चीज की बात करेंगे। अब बात करेंगे अशोक है, जिस प्रकार मैं यहां लिख रहा हूं, जो ये दोस्तों अशोक है, ठीक है, वो राजा बनने से पहले कहां पर था, कुछ काम वगैरह करता था या फिर नहीं करता था। तो दोस्तों अशोक राजा बनने से पहले अवंती का क्या था, राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल, ठीक है। अब आज वर्तमान में हम राज्यपाल कहते हैं, उस समय क्या कहते थे, राज्यपाल को कहते थे प्रांतपाल। प्रांतपाल के नाम से जाना जाता था उस समय राज्यपाल को। ठीक है, इसके अंडर में एक तो आता था अवंती और एक कौन सा राज्य आता था, मालवा राज्य आता था, यानी आज का एमपी। आज का कौन सा क्षेत्र, आज का एमपी क्षेत्र। यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अवगत करवा दे। ठीक है, आगे की बात करते हैं कि अशोक ने युद्ध से पहले कोई क्षेत्र जीता क्या या फिर नहीं जीता। अशोक ने युद्ध से पहले कोई क्षेत्र जीता था क्या, तो दो क्षेत्र पर अशोक ने युद्ध से पहले क्या किया था, जीता था। एक का नाम मिलता है खस और एक का मिलता है नेपाल। क्या नाम मिलता है, एक का नाम मिलता है खस और एक का नाम मिलता है नेपाल। तो नेपाल तो वही नेपाल आ जाता है जो वर्तमान में, और खस किसे कहते हैं, नेपाल का तराई प्रदेश, नेपाल का जो नेपाल का तराई प्रदेश है उसको कहते हैं खस। तो अशोक ने राजा बनने से पहले खस पर विजय प्राप्त कर ली, नेपाल पर भी विजय प्राप्त उन्होंने कर लिया। ठीक है, अब बात करेंगे कलिंग युद्ध की। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो एक बार जरूर से जरूर। ठीक है, अब बात करेंगे कलिंग युद्ध किस प्रकार हुआ है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे कलिंग युद्ध के बारे में, भाई किस प्रकार कलिंग का युद्ध हुआ है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अवगत करवाते रहे साथ साथ भी, ताकि हमारा पढ़ाई अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये रिकॉर्ड क्लास आएगी, लाइव में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस कारण हम इसको शूट कर रहे हैं। कलिंग युद्ध की बात करें भाई, अशोक का कौन सा, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध की। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करेंगे कलिंग का, जो कलिंग है उसे आज वर्तमान में क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो वर्तमान में नाम क्या है कलिंग का वो देखते हैं। वर्तमान में इसका नाम है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा वर्तमान में नाम है उड़ीसा। और जब यह आक्रमण हुआ कब था, अशोक ने आक्रमण किया कब था, तो अपने शासनकाल के 8वें वर्ष यानी 259 में उनका शासनकाल हुआ और 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध होता है, ईसा पूर्व में। ठीक है, उस समय कलिंग का राजा कौन था, नंदराज नाम का कोई व्यक्ति वहां पर राज करा था, नंदराज। ओके, बात करेंगे अशोक के नामों की, अगर मैं बात करूं बाद में करेंगे, लेकिन उस समय क्यों आक्रमण किया था, क्या चीज वहां पर थी इस कारण अशोक ने आक्रमण किया था। तो पहली चीज मिलती है हाथियों की अधिकता। क्या था वहां पर, हाथियों की अधिकता थी, इस कारण अशोक था वो कलिंग से हाथियों को प्राप्त करना चाहता था। दूसरी बात करूं तो व्यापार में, व्यापार व्यवसाय। ठीक है, व्यापार और व्यवसाय भी करना चाहता था, वो प्रसिद्ध था। इसकी जो बात है व्यापार व्यवसाय की वो किस विद्वान ने कही है, तो उस विद्वान का नाम मिलता है पिलनी। ठीक है, तीसरे कारण की बात करूं कि अशोक ने वहां पर आक्रमण क्यों किया है, तो ये दोस्तों कारण मिलता है समुद्री मार्ग के कारण, समुद्री मार्ग के कारण। ठीक है, यह बात कर ली। इसकी हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है कि हाँ वास्तव में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया है, तो दोस्तों इसकी जो जानकारी है वो प्राप्त होती है हाथी गुम्फा अभिलेख से।
कौन से अभिलेख से? हाथीगुम्फा अभिलेख से, हाथीगुम्फा अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है। प्लीज बाहर वालों से निवेदन है कि आप अपनी वॉइस को कम कर ले, अन्यथा कुछ और हो सकता, ठीक है ना। हाथीगुम्फा अभिलेख से आगे चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। आप सभी भी कमेंट करो जिस जिस के चीज के बारे में आपको आता है, ठीक है। सभी की बात करेंगे हम। पानी लाइए आप, ठीक है। और इसका जो उल्लेख मिलता है, अशोक ने सम्यक के 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया है। कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया है कि हाँ, अशोक ने खुद कहा है कि कलिंग युद्ध मैंने 261 में आक्रमण किया था, वहां का राजा कौन था, किस प्रकार और युद्ध हुआ है, सभी की चीज हम क्लियर करते रहेंगे जीवन, ठीक है दोस्तों। कहते हैं ये जो कलिंग का युद्ध है वो अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध है। किसके जीवन का? अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध, इसे कहते हैं अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध, ठीक है। अंतिम युद्ध क्योंकि दोस्तों ये अंतिम युद्ध इस कारण है कि इसमें देखो 1 लाख कितने, 1,50,000 व्यक्ति मारे गए, व्यक्ति मारे गए। और कहते हैं कहते हैं 2 लाख या फिर 1 लाख के आसपास क्या हो गए? शहीद हो गए, यानी कि मतलब घायल हो गए। 1, 2 या 1 लाख के जो लोग थे वो घायल हो गए, ठीक है। इस कारण दोस्तों इन्होंने इतना नरसंहार हुआ, क्या हुआ? इस युद्ध में लोगों की हत्या वगैरह हुई, नरसंहार। इस कारण दोस्तों इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। अब आप कहोगे वास्तव में भाई इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? कोई जो अनेक धर्म है, बौद्ध है, जैन है, शिव है, तो अनेक धर्म है, वो क्यों नहीं अपनाए, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आप साथ में कमेंट करो कि आप मुझे यह बताओ कि उसे बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दी। अगर आपको किसी भाई को पता है तो इसकी जरूर हमें अवगत करवा दे, ठीक है। और इस युद्ध के बाद में अशोक ने दोस्तों क्या किया, मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए। रणघोष के स्थान पर कौन सा घोष अपनाया? रणघोष के स्थान पर दमघोष अपनाया, दमघोष अपनाया। अब रणघोष क्या होता है? दमघोष का मतलब होता है धर्म आधारित, धर्म के ऊपर। और रण का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है दोस्तों, युद्ध होता है। अगर मेरी क्लास आपको समझ में आ रही है तो प्लीज आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। यह बात कर ली। अब बात करेंगे दोस्तों इस युद्ध होने के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। अब बात करेंगे अशोक के थोड़े जीवन की ओर की, तो इससे पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अब मैं इनको रब कर देता हूं और आगे की चर्चा हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार आगे की चर्चा हम करते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म तो अपना लिया कलिंग युद्ध होने के बाद में, और इसकी जो जानकारी है वो 13वें शिलालेख से मिलते हैं, और हाथीगुम्फा अभिलेख है, उसका नाम है बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म में सबसे पहले इन्होंने किसको, मतलब किनके द्वारा? निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा इसे बौद्ध की ज्ञान दिया गया। निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से शिक्षा ली। देखो निग्रोध, सबसे पहले याद रखना, निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने इन्होंने बौद्ध धर्म की क्या ली है? दीक्षा, शिक्षा ली है। बाद में किसके द्वारा ली गई है? उपगुप्त के द्वारा। एक व्यक्ति और नाम मिलता है उपगुप्त, आपको याद रखना है। और कहते हैं ये किन के संपर्क में आकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उसका नाम मिलता है मोगलीपुतिस्त। क्या नाम है? मोगलीपुतिस्त, ये नाम है मोगलीपुतिस्त के इनके गुरु है। इनके संपर्क में आकर इन्होंने क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। मोगलीपुतिस्त अगर आपको याद है तो 251 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 251 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। अगर आपको याद है तो बौद्ध की तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी 251 में। स्थान कौन सा है?
पाटलिपुत्र स्थान है। और इनके अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष रहे थे मोगलीपुत्र। ठीक है। शासनकाल की अगर मैं बात करूं कि शासनकाल किनका था, तो शासनकाल दोस्तों नाम क्या मिलता है? अशोक का नाम मिलता है। ठीक है, यह बात कर ली। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर आपको सब्सक्राइब करना है। बात करें थोड़ी आगे की, तो देखिए किस प्रकार आगे की चर्चा होती है। और बात करें दोस्तों, एक का नाम मिलता है, 2-3 शिलालेख है उनके, अगर आपको नाम याद है इनके तो कमेंट के जरूर बताइए। एक का नाम है मास के अभिलेख। ठीक है। एक का नाम है गुर्जरा अभिलेख। आवाज आपकी कम रखो प्लीज, सभी से निवेदन है। मास की अभिलेख, तो मास की में क्या नाम मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है। और गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम मिलता है अशोक। और एक नाम मिलता है दोस्तों जो पुराण है, पुराणों में इनका क्या नाम मिलता है? अशोक का नाम मिलता है अशोक वर्धन नाम मिलता है। क्या मिलता है? अशोक वर्धन नाम पुराणों में मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। इनके अलावा इनके कौन कौन से नाम है? इसे कहते हैं प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। क्या कहते हैं? देवनाम प्रियदर्शी, अर्थात देवताओं का प्रिय। ठीक है। एक है देवन प्रिय। क्या है? देवन प्रिय। तो आपको सभी ये जो उपनाम है इनके ध्यान रखने हैं, तभी आपका कुछ सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है। अशोक के देखो दूसरे, कौन से? दूसरे। और कितना है? अगर आपको पता है किस किस अभिलेख में यह मुझे बताया गया है, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। दूसरे व 7वें अभिलेख में देखो, दूसरे और 7वें अभिलेख में क्या किया गया है? धम्म के बारे में बताया गया है। धम्म के बारे में कौन कौन से अभिलेख में? दूसरे और 7वें। दूसरे में देखो क्या है? दूसरे में यह बताया गया कि धम्म क्या है? क्या? धम्म क्या है? ठीक है। और 7वें में क्या किया गया? धम्म की परिभाषा दी गई है 7वें अभिलेख या शिलालेख में। तो धम्म क्या है? अगर आपको जिस प्रकार कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो कार्य किए उसे ही क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। जैसे देखो उपासिन्वे का क्या मतलब होता है? कमेंट के माध्यम से आपको जरूर बताएं। उपासिने, बहुकयाने, एक नाम मिलता है बहुकयाने। ठीक है। एक का नाम मिलता है दयादाने। क्या नाम है? दयादाने। तो किसी को भी आपको ये आ रहा है ना, तो आप कमेंट करें। मैं सभी के कमेंट पिक करके पढ़ता जरूर हूं। एक आता है माधवे साधवे। ठीक है। एक नाम और, अगर कोई किसी भाई को प्लीज पता है तो कमेंट आप जरूर करते रहे। सच्ची सोचिए। क्या नाम है? सच्ची सोचिए। च धम्मति। तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है? इसको रब करके आराम से मैं बताता हूं आपको। देखो इसका यही धम है। उपासिन्वे, बहुकयाने, दयादाने, माधवे, साधवे, सच्ची सोचिए, धम्मति। यानी उपासिन्वे, बहुकयाने, दयादाने, माधवे, साधवे, सच्ची सोचिए, च धम्मति का यही धम है। उपासिन्वे का मतलब क्या होता है ये बताइए। बहुकाने का मतलब क्या होता है? सभी की चर्चा करेंगे, बस आपको हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर से जरूर देखना है। इसका मतलब होता है पापों से मुक्ति। बहुकाने का मतलब होता है कल्याण के कार्य। क्या होता है? कल्याण के कार्य, कल्याण करना। दयादाने का तो वैसे दयादान हो ही गया, दयादान। माधवी साध्वी का क्या मतलब होता है? मधुर वाणी। क्या नाम होता है दोस्तों? मधुर वाणी इनका नाम होता है। सच्ची सोचे यानी सोचने की सम्मति, कि आप अपने मन में क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो वो। ठीक है। चाहे धम्मति, यही क्या है? धम है। ठीक है। इतनी बात कर ली, आगे की सभी की बात करेंगे। इस प्रकार सोच, इसका क्या मतलब होता है? शुद्धता होता है। सच्ची का मतलब होता है शुद्धता। आगे की चर्चा करेंगे। तो आपको इस अशोक के बारे में जो कुछ भी आ रहा है, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अवगत करवाते रहे। ठीक है। बात करेंगे आगे की, बस आप हमारे साथ बने रहे। देखो एक नाम आता है, इनके विवाह की बात करेंगे हम। किसके? अशोक के विवाह की बात करो। इनकी 2 पत्नियों का वैसे उल्लेख किया गया है। एक का नाम है कारुवाकी।
क्या नाम है? एक का नाम है कारुआकी और एक का नाम क्या है? विदिशा देवी। क्या नाम है? विदिशा। ये विदिशा एक राजकुमारी नाम है इनका शाक्य। क्या नाम है? शाक्य देवी नाम है, ये शाक्य देवी नाम है। तो इस विदिशा से क्या दो पुत्र, एक पुत्री उत्पन्न हुई थी और एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों इस पुत्री का क्या नाम है? पुत्री का नाम है संघमित्रा, ठीक है। और पुत्र का क्या नाम है दोस्तों? पुत्र का नाम है महेंद्र। महेंद्र। अशोक के पुत्री का नाम है संघमित्रा, पुत्र का नाम है महेंद्र। ये जो उत्पन्न हुए थे विदिशा से प्राप्त, मतलब विदिशा जो रानी थी, नाम क्या मिलता है? शाक्य देवी। और इस दोनों को अशोक ने श्रीलंका भेजा, श्रीलंका भेजा। अब आप पूछोगे क्यों भेजा श्रीलंका? तो श्रीलंका इसलिए भेजा दोस्तों कि श्रीलंका में ये क्या करने गए? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ गए? श्रीलंका गए, ठीक है। और श्रीलंका जाते समय जो बोधि वृक्ष होता है, बोधि वृक्ष की इस प्रकार की एक टहनी काटकर जो ये संघमित्रा और महेंद्र है वो अपने साथ श्रीलंका ले गए, क्योंकि बौद्ध धर्म का उन्हें चारों ओर से प्रकाशन करना था, ठीक है। बात करूंगा उस समय श्रीलंका का शासक कौन था, तो दोस्तों उसका नाम मिलता है श्रीलंका के शासक का तिष्य। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब संघमित्रा व महेंद्र कहाँ चले गए थे? श्रीलंका गए थे। क्यों गए थे? बौद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए, बौद्ध धर्म का। तो वहां का राजा था तिस्य, और एक अशोक का भाई भी तिस्य का वर्णन मिलता है, वो भी मुझे आप जरूर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। एक नाम आता है कलण की राजतरंगिणी। कलण की राजतरंगिणी में क्या लिखा हुआ है? क्यों मैं भी इसको बीच में लेकर आया हूं? किरणी राजतरंगिणी, कलण की राजतरंगिणी में क्या है दोस्तों? कश्मीर का इतिहास। अगर आपको पता है कश्मीर का इतिहास लिखा गया है, तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कलण की राजतरंगिणी में? कि अशोक ने दो नगर की स्थापना की थी। एक नगर है कौन सा? श्रीनगर, अर्थात जम्मू कश्मीर श्रीनगर। और एक का नाम आता है ललित नगर। ललित नगर ये कहाँ पर है? नेपाल के तराई क्षेत्रों में यह जगह है, ललित नगर। ये दो नगरों की स्थापना किसने की है? अपने अशोक ने कहा है, ठीक है। और इस कलण की राजतरंगिणी को भारत का प्रथम क्या माना जाता है? भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। कलण की राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। अब ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक का मतलब होता है क्रमबद्धता के आधार पर इतिहास लिखा गया है। इसमें क्रमबद्ध रूप से, किसके? क्रमबद्धता के रूप से इतिहास लिखा गया है, क्रमबद्धता, ठीक है, यानी क्रम से इतिहास लिखा गया है। यह भी बात करेंगे दोस्तों। बात करें अंतिम समय की, तो इनकी एक पत्नी का नाम मिलता है निशा राखा, निशा राशा, निशी राशा भी मिलता है, राखा भी मिलता है। तो इसका नाम हम एक बार राखा कर लेते, ठीक है ना। अनेक नाम मिलते हैं तो क्या करें? निशा राखा। जब अशोक ने अपने पुत्र संघमित्रा व महेंद्र को कहां भेजा? श्रीलंका भेजा, ठीक है। उस समय एक टहनी काट कर दी थी। उनके बाद अशोक था, देखो अभी बात कर रहा हूं, अशोक क्या करता था? अशोक पूरे दिन क्या करता था? ये जो बोधि वृक्ष है इनकी जड़ों में यहाँ पर अशोक बैठा रहता था। इस कारण ये निशा राखा है। इसका नाम तिष्या राशा भी मिलता है। क्या नाम मिलता है? तिष्या राशा भी मिलता है। तो ये एकदम बोर हो चुकी थी और ये क्या करती है? इस बोधि वृक्ष को कटवा देती है। तो बोधि वृक्ष को किसने कटवाया है? तिष्या राशा। ये कौन है? ये इनकी ही पत्नी है। किसकी? अशोक की। ये कटवा दिया, लेकिन ये धीरे धीरे, जैसे राजस्थानी भाषा में बात करूं, वापस पांगर भी जाता है। इस प्रकार ये चलता रहा। और आगे की बात करें कि कटवा दिया, उनके बाद कनिंघम महोदय भी आए, उन्होंने वापस इसको लगा दिया। इस कारण बात करते हैं। और दोस्तों कहते हैं इनकी जो मृत्यु है, अशोक की मृत्यु, वो मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई है। और इन्होंने एक अखंड भारत का निर्माण कर दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी है क्लास? वीडियो पर नए हो तो वीडियो को आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब अवश्य कर देना, क्योंकि इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो हमारे इस नवजून क्लासेज के ऊपर आते रहते हैं, ठीक है। 72 वर्ष की कुल आयु थी इनकी।
ठीक है। और जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। किसका? अशोक की। ये दो जानकारी थोड़ी ऊपर की है इसलिए मैंने आपको दे दी है। ठीक है। अगर मेरा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी तरह की अच्छे और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे नवजीवन क्लासेस को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वाला वीडियो हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अगले वाले वीडियो में हो सकता है कला लेकर आए, लेकिन उससे पहले अशोक के जो 13-14 शिलालेख है, छोटे बड़े लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख, उनकी चर्चा करेंगे। लाइव क्लास में करेंगे वो भी, क्योंकि आज तो प्रॉब्लम आई थी इस कारण लाइव क्लास नहीं हो पाई। तो धन्यवाद आप सभी का।